तलकोना जंगल के इलाके में रहे वेंकट और ऋत्विक पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। तब राधिका और रंगम्मा एक दिन रात को ऐसे कहने लगे। देखिए, आपकी मेहनत देख के हमें बहुत दुख लग रहा है। इसीलिए कल से मैं और राधिका भी आपके काम में हाथ बटाएंगे जी। मतलब तुम दोनों भी एक एक कुल्हाड़ी कंधों पर रख के हमारे साथ जंगल को लकड़ियां मारने आओगे? आहा, आप तो सही बोले जी। वो बात सुन के वेंकट मन में ऐसे सोचने लगा। मर गया भगवान, कम से कम जंगल में शांति मिलती थी, कल से वो भी नहीं रहेगी। इस तरह अपने आप में बात कर रहे वेंकट से रंगम्मा ने, सुनिए जी, क्यों ऐसे दंग रह गए? नहीं तो और क्या माँ, ये तो सरप्राइज है ना। वो क्या है ना जी, घर का पूरा काम होने के बाद हम दोनों को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ही वो सलाह दी। तुम दोनों को काम नहीं है तो एक दूसरे के बालों में जुए देखो, लेकिन हमारी शांति भंग मत करो। हम दोनों की वजह से आपको मन शांति नहीं रहेगी। ऐसे ऋत्विक और राधिका एक दूसरे से झगड़ा शुरू करते हैं। वो झगड़ा रोकने के लिए वेंकट ऐसे कहने लगा। जाने दे बेटा, इस बार के लिए एक बार उन्हें ले जाएंगे। उसके अगले दिन सुबह राधिका उसका पति ऋत्विक से, रंगम्मा उसका पति वेंकट से एक एक कुल्हाड़ी कंधे पर रख के लकड़ियां मारने जंगल को जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद राधिका को एक कबूतर की आवाज सुनाई देती है, पर वो आवाज ऐसे लगा जैसे कबूतर कोई दर्द में है। तब तुरंत राधिका ऋत्विक से, सुनिए जी, क्या आपको कबूतर की आवाज सुनाई थी? जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षियों के आवाज सुनाई देते हैं। हमें जंगली जानवरों के आवाज सुनाई देने पर सावधान होना है। वो बात नहीं है जी, बेचारी वो कबूतर, शायद वो किसी खतरे में है। ऐसे राधिका ऋत्विक से कह के उस आवाज की ओर जाने लगे। राधिका के पीछे बाकी लोग जाने लगे। तब उन्हें कांटों में फंसकर खून बह रहे दो सफेद जुड़वा कबूतर दिखाई देते हैं। तुरंत राधिका पति की मदद से उन्हें कांटों में से बाहर निकालकर हवा में उड़ाते हैं। राधिका के काम से सास रंगम्मा और ससुर वेंकट बहुत खुश होते हैं। उसके बाद खुशी से लकड़ियां चुनकर रस्सी से बांधने के लिए राधिका यूं ही एक शर्त लगाती है। वो क्या है ना, सास बहू एक टीम और बाप बेटा एक टीम। अभी कौन सा टीम ज्यादा लकड़ियां चुनेंगे कह के अलग अलग रास्ते जाने लगे। एक तरफ वेंकट और ऋत्विक गए रास्ते में एक बड़े सूखे पेड़ की टूटी हुई शाखाएं दिखाई देने पर वो दोनों इस शर्त में जीतने के लिए बहुत तेजी से शाखाएं कुल्हाड़ी से काटने लगे। और एक तरफ राधिका और रंगम्मा के रास्ते में उन्हें एक बड़े बरगद के पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, पर वो पेड़ देखने में लंबे शाखाओं से बहुत डरावना लगता है। वो जगह भी बहुत अजीब लगने पर वो दोनों वहाँ से भाग जाने को सोचते हैं। तब वो बरगद का पेड़ ऐसे बोलने लगा। राधिका, क्यों जा रही हो? लकड़ियां नहीं चाहिए क्या? कौन बात कर रहा है? मैं रंगम्मा, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ कहीं बात कर सकता है क्या? अजीब है। मैं तो साधारण बरगद का पेड़ नहीं हूँ, माया बरगद का पेड़ हूँ। मैं तुम्हें लकड़ियाँ दूंगा और तुम दोनों अपने पतियों से शर्त में जीतो, पर अगले दिन मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाओ। वो बात सुन के रंगम्मा और राधिका उस बरगद के पेड़ को अच्छा पेड़ समझ के उसके दिए माया लकड़ियाँ ले जाके उनके पतियों से शर्त में जीतते हैं। उस दिन वेंकट और ऋत्विक राधिका और रंगम्मा के लाए लकड़ियाँ देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। अरे अरे देखो ऋत्विक बेटा, तेरी माँ और मेरी बहू जीत गए। हाँ पिताजी, आज हमारे पास लकड़ियाँ देखने से एक हफ्ता तक हमें जंगल जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब बाजार में बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे। उसके अगले दिन सुबह शर्त में जीतने के लिए मदद की बरगद के पेड़ को खाना ले जाने के लिए रवाना हो रहे रंगम्मा और राधिका से वेंकट ऐसे पूछने लगा। रंगम्मा, वो खाना कहाँ ले जा रहे हो? वो क्या है ना, एक छोटी सी मन्नत है,
भगवान को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। आज अमावस्या है, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाते ना? उस भगवान को ऐसे कुछ नहीं रहता बेटा, शक है क्या? ठीक है, जल्दी जाओ। बहू, जल्दी लौट आओ। मैं और तेरा पति घर पर इंतजार करेंगे। राधिका और रंगम्मा वहाँ से बरगद के पेड़ के पास जाकर उनके साथ लाए खाना वहाँ रख के लौटते समय बरगद का पेड़ ऐसे कहने लगा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम दोनों को इस अमावस्या के दिन ये दाल चावल खाना के लिए नहीं बुलाया, तुम्हारा खून पीने के लिए बुलाया। ऐसे कह के पेड़ हंसने लगा। तब राधिका और रंगम्मा डर के वहाँ से भागने लगे। तब बरगद का पेड़ उसकी शाखा फैलाकर सास बहू के गले पकड़कर दबाने लगा। ये सब ऊपर हवा में उड़ रहे जुड़वा कबूतर देखकर उनकी रक्षा करने को सोचते हैं जिन्होंने इनको बचाया है। इतने में बरगद का पेड़ दोनों के गले पकड़कर दबाते समय उनके मंगलसूत्र जमीन पर गिर जाते हैं। तब वो जुड़वा कबूतर उनकी चोंच से मंगलसूत्रों को पकड़कर वेंकट और ऋत्विक के पास जाते हैं। कबूतरों के पास उनके पत्नियों के मंगलसूत्रों को देखकर उन्हें लगा शायद वो किसी खतरे में हैं। तब दोनों कबूतरों के पीछे पीछे जाकर एक मांत्रिक को साथ ले जाते हैं। वहां जाने के बाद माया बरगद के पेड़ की शाखाओं में फंसे उनकी पत्नियां दिखाई देते हैं। तब मांत्रिक एक शीशे में बरगद के पेड़ की आत्मा बंधी करता है। तब तुरंत राधिका और रंगम्मा के गले को रहे शाखाएं टूट जाते हैं। पूरा परिवार मांत्रिक को धन्यवाद कह के ऋत्विक और वेंकट को उनके पत्नियों का पता बताए उन जुड़वा कबूतरों को अगले दिन से सगे पालती कबूतरों की तरह घर पर पालने लगे। रेपल्ले गांव में कंजूस रंगम्मा को 2 बहुएं हैं। उसकी बड़ी बहू राधिका को कपड़ों का शॉपिंग बहुत पसंद है और छोटी बहू हारिका को होटल्स में मिले न्यू वैरायटी आइटम्स खाना बहुत पसंद है। पर दोनों रंगम्मा के बेटों से शादी करके ससुराल घर आने के बाद तब से उनकी इच्छाएं पूरे भाप बन जाते हैं। इस तरह दिन बीतते समय एक दिन किचन में खाना बनाना छोड़ के दोनों देवरानियां सास के बारे में ऐसे बातें करने लगे। हारिका, हमारा तो गांव है, हमारे डेढ़ दिमाग के कारण आसानी से ये कंजूस रंगम्मा के घर बहू बन के आई, पर तू तो शहर में पढ़ी लिखी है ना, तो ये कंजूस रंगम्मा के बातों में कैसे पड़ गई? क्या करे दीदी, ये सब मेरी बदकिस्मत है। एक दिन मैं होटल में बिरयानी खाने गई, वहाँ रंगम्मा आकर ऐसे कहने लगी, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंगम्मा है। मुझे रेस्टोरेंट का फूड बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं हर रोज यही रेस्टोरेंट में खाती हूँ। एक दिन क्या हुआ ना, मैं और मेरे फ्रेंड्स बिरयानी ऑर्डर किए लेकिन पूरा खा नहीं पाए। ये रेस्टोरेंट में काम करने वाले वो बचा हुआ बिरयानी ले जाके डस्टबिन में डाल दिए। तब मुझे पता चला ऐसे बहुत फूड वेस्ट हो रहा है। इसीलिए फीड द नीड ऑर्गेनाइजेशन रख के गरीब लोगों के लिए होटल्स में बचे फूड सर्व करके उनकी भूख मिटा रही हूँ। सो आप सब खाने के बाद बचा हुआ खाना हमें देने से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दान करेंगे। ऐसे सासू माँ कहने पर रंगम्मा बहुत रिच विथ ग्रेट हार्ट सोची दीदी। क्या सच में सासू माँ ऐसी समाज सेवा भी करती है? मैं भी तेरे जैसे ही सच मानकर सासू माँ को नेक औरत समझी। ससुराल घर आने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए होटल से फॉलो करने पर सासू माँ वो बचा हुआ खाना छोटे मोटे होटल्स को बेचने लगी दीदी। बाप रे, कंजूस सासू माँ आखिर में झूठा खाना भी बेच रही है। दीदी तू बताना, तू कैसे आकर गिरी इस कंजूस के घर? मेरी किस्मत ही खराब है और इस रंगम्मा की बड़ी बहू बन के आई। पता है एक दिन क्या हुआ हारिका? क्या हुआ दीदी? मैं सासू माँ के बेडरूम को साफ करने गई। सासू माँ आईने के सामने खड़े रह के फेस को पाउडर लगा रही थी। तब मुझे शक होके सासू माँ से पूछी, सासू माँ, दिन में एक बार नहाने से ही साबुन घिस जाएगा करके सोचते हो ना, लेकिन आज इतना पाउडर क्यों लगा रहे हो? कुछ नहीं राधिका, कल तक ये पाउडर का डिब्बा एक्सपायर हो रहा है, इसीलिए मैं ये पाउडर लगा रही हूँ।
तब मैं उनकी बात सुन के शॉक हो गई हारिका। इस तरह देवरानियां ससुराल घर आने के बाद सास के कंजूस कामों को याद करके किचन में हंसने लगे। ठीक उसी समय सास रंगम्मा गहने पहन के, कमर को कबोर्ड की चाबी रख के, उसके पालतू कुत्ते को रस्सी से बांधकर घुंघरू पहन के किचन की तरफ आती है। चाबी की आवाज सुनाई देकर तब तक किचन के बीच खड़े रह के बातें कर रहे बहुएं तुरंत खाना बनाने का नाटक करने लगे। वहाँ रंगम्मा आने के बाद बहुओं से ऐसे कहने लगी, ये क्या, काम बंद करके दोनों हंस रहे हो? ऐसी बात नहीं है सासू माँ। आज बाहर से चिकन लाके करी बनाओ क्या? नहीं नहीं, हमारे बगीचे में बहुत सारे तुरई आए हैं, वो लाके पका दे। सासू माँ, आज सुबह मेरी साड़ी धोते समय फट गई। अगर आप 2000 रुपए देने से मार्केट को जाकर साड़ियाँ खरीद के लाऊंगी सासू माँ। अरे पागल, इतनी छोटी सी बात के लिए नई साड़ी क्यों? वो फटी साड़ी सील दे बहू। ऐसे देवरानियां पैसे मांगने पर सास रंगम्मा कुछ न कुछ कह के उन्हें 1 रुपए भी नहीं देती। इस प्रकार थोड़े दिन बीतने पर एक दिन हरिता राधिका से ऐसे कहने लगी, दीदी, कल सासू माँ के कबोर्ड में रहे पैसों से मंदी बिरयानी खाऊंगी। क्या हारिका, दिन में सपने देख रही हो क्या? सच दीदी, मैं सासू माँ के कबोर्ड से पैसे निकालूंगी। तो हारिका, सासू माँ के कबोर्ड में से मेरे लिए भी थोड़े पैसे निकालना। मैं शॉपिंग को जाकर बहुत दिन हो गए हैं। तो तुम मेरे साथ आज रात को चोरी करने आ। बाप रे, चोरी? मुझसे नहीं होगा। तुझसे नहीं होगा तो हर रोज की तरह उस फटी साड़ी को ही पहनना। ऐसे मत बोलो हारिका, मैं भी आज रात को चोरी करने आऊंगी। दोनों देवरानियां निर्णय करके रात के समय सास के कमरे में चोरों की तरह जाते हैं। तब उस कमरे में बिस्तर पर खर्राटे लेके सोई रहती है रंगम्मा। राधिका धीरे से जाके सास के कमरे में रहे कबोर्ड की चाबियां निकाल रही थी। तब रंगम्मा एकदम से नींद में ही राधिका के हाथ के ऊपर गिर जाती है। तब राधिका का हाथ फंसकर वो जोर से चिल्लाते समय तुरंत हारिका आके उसके हाथ को राधिका के मुंह पर रखती है। उसके बाद बहुत मुश्किल से सास से कबोर्ड की चाबियां हासिल करके देवरानियां खुशी से कबोर्ड के पास जाकर लॉक ओपन करने लगे। चाबी ओपन करते समय कुत्ता जोर से भौंकने लगा। तब हारिका से राधिका ऐसे कहने लगी, ये क्या हारिका, कबोर्ड ओपन करने से यहाँ तो कुत्ते की आवाज आने लगी। वो साउंड कबोर्ड से नहीं, सासू माँ के बिस्तर के नीचे से। कहीं हमारी सासू माँ का कुत्ता इसी कमरे में है क्या? ऐसे दोनों शक से बिस्तर के नीचे देखते हैं। तब बिस्तर के नीचे रही कुत्ता दोनों पर हमला करती है। उसके अगले दिन सुबह दोनों देवरानियों के पास सास रंगम्मा जाकर ऐसे कहने लगी, देखे ना, पैसे कमाना ही नहीं, चुराना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए बड़ों के कमाए संपत्ति से कपड़ों का शॉपिंग और होटल्स में वैरायटी फूड खाना नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे बच्चों के लिए पैसे बचा के बाकी पैसों से एंजॉय करो। समझ में आया ना? क्योंकि पैसे यूं ही नहीं आते। वो बात सुनकर देवरानियां दंग रह जाते हैं।